भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं कार सेवकता के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि संघ अपने विस्तारकों के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उनको संघी महापुरुषों के अतिरिक्त किसी और विचारधारा को पढ़ने की अनुमति नहीं देता। इसी चीज के चलते भंवर मेघवंशी जी को भी अंबेडकरवादी विचारधारा से बचाए रखने के लिए अंबेडकर छात्रावास से निकालकर जिला मुख्यालय में उनके रहने का प्रबंध कर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वे ओशो के साहित्य के संपर्क में आते जाते हैं, उनकी विचारधारा एक संक्रमण के दौर से गुजरने लगती है। उनका दिमाग धीरे धीरे खुलने लगता है कि ऐसी विचारधाराएं भी हैं जो संघ की खिलाफत करती हैं, और वहां से उनकी विचारधारा में परिवर्तन आना शुरू होता है। लेकिन तब भी संघ के प्रति उनकी आस्था में कोई कमी नहीं होती। और पहली कार सेवा जब विफल हो जाती है, उसके बाद 12 मार्च 1992 को जो है एक आंदोलन रखा जाता है राम मंदिर बनवाने के लिए। तो अब हम वहां से आगे पढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। टॉपिक 22, पुलिस वाले लाठियां लिए टूट पड़े। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पिछला एक पैराग्राफ पढ़ लेती हूं पिछले एपिसोड का, ताकि कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। हालांकि दोनों ही मृतकों का राम जन्मभूमि और संघ परिवार से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने दुर्घटनावश ही अपने प्राण खोए थे, मगर फिर भी उन्हें शहीद का दर्जा मिल गया था। अच्छा हुआ कि दोनों मरने वाले हिंदू थे, इसलिए शहीद हो गए। मुसलमान होते तो ढेर हो गए होते। तो अब हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा था और कुछ हद तक अगुवाई में भी था, इसीलिए थोड़ी बहुत देर तो पथराव में भागीदार रहा। फिर जब आसपास के लोग छंटने लगे तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अकेले ही पत्थर फेंक रहा हूँ। कहीं पुलिस की लाठी गोली का शिकार हो गया होता तो। मुझे भय का एहसास होने लगा। इधर उधर देखा, सामने ही भीमगंज स्कूल था। दौड़कर उसमें घुस गया और बच्चों के बीच छिपकर बैठ गया। काफी देर तक बाहर से गोलियां चलने की आवाजें आती रहीं। पता चला कि कर्फ्यू लगाने की घोषणा की जा चुकी है। अब शायद बाहर जाना संभव नहीं हो पाएगा। तब चिंता हुई, अब क्या करूंगा, कैसे बाहर जाऊंगा। पर यह सोचकर शांत रहा कि इतने सारे बच्चों को भी तो पहुंचाया जाएगा, उन्हीं के साथ चला जाऊंगा। उपद्रव के शांत होते ही कड़ी पुलिस सुरक्षा में बच्चों को घर पहुंचाने का इंतजाम किया गया। पुलिस और शिक्षकों ने मिलकर सब बच्चों को बाहर निकाला। मैं भी अन्य बच्चों के साथ साथ बाहर तक आया। लेकिन जैसे ही गली में पहुंचा, 5-6 पुलिस वाले लाठियां लिए मुझ पर टूट पड़े। मैं समझ नहीं पाया कि इतने विद्यार्थियों में उन्होंने मुझको पहचान कैसे लिया। मैं भी तो शेष बच्चों की तरह ही पतला दुबला किशोर था। उन्होंने कैसे जाना कि मैं स्टूडेंट नहीं, आंदोलनकारी हूं। मैं उस वक्त अपने ललाट के तिलक और केसरिया पट्टी जो सर पर बांध रखी थी उसे तो भूल ही चुका था। तो एक खास पहचान होती है संघी विचारधारा के लोगों की, भगवा रंग का धारण करने के साथ साथ भगवा पट्टी सर पर और बड़ा सा रक्तिम तिलक। पुलिसकर्मी मुझ पर अंधा धुआंधार लाठियां फटकार रहे थे। मैं गिरते पड़ते आगे आगे भाग रहा था और वे पीछे पीछे अनगिनत लाठियों के वार कर रहे थे। मैं दर्द से बिलबिलाता पुलिस से बचता बचाता भागकर किसी तरह माणिक्य नगर होकर महात्मा गांधी अस्पताल पहुंच गया, जहां पर सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित लोग खड़े थे। दोनों मृतकों की लाशें वहां पहुंच चुकी थी। कई सारे घायल भी वहां लाए जा रहे थे। मैं भी लहूलुहान था। मेरी भी प्राथमिक उपचार किया गया। वहां से मुझे संघ कार्यालय पहुंचाया गया, जहां पर कर्फ्यू के अगले 5 दिनों तक मेरी चोट खाई पीठ की मालिश की गई। पंचमुखी बालाजी रीको एरिया 3 के महंत लाल बाबा प्रेमदास महाराज जी हमारे साथ थे और भी लोग थे। किसी तरह वो बुरे दिन भी बीते। दर्द निवारक गोलियों में से दर्द तो चला गया तो घर की याद आई। गांव लौट कर आया। इस पूरे घटनाक्रम से मन में अजीब सा महसूस होने लगा। लगने लगा कि किसी न किसी दिन या तो पुलिस वालों के हाथों अथवा विधर्मी लोगों के हाथों मारा जाऊंगा। हालांकि उन दिनों बहुत बेचैनी थी, फिर भी संघ के प्रति श्रद्धा और समर्पण में कोई कमी नहीं आई थी। तो ये उनका संक्रमण का दौर था। ना वे पूरी तरीके से नई विचारधारा को अपना पा रहे थे और ना ही संघ की विचारधारा से मुक्त हो पा रहे थे। इसी को हम
ट्रांजिट फेज कहते हैं, संक्रमण का दौर। संघ कार्य को भगवान का काम मानने की प्रवृत्ति इतनी हावी थी कि संघ के खिलाफ एक भी शब्द मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे पिताजी, जो कि जन्मजात कांग्रेसी हैं, मुझे खाकी निक्कर और काली टोपी पहने शाखा में जाते वक्त अक्सर टोकते थे और टोकते हुए कहते थे, ये तुम्हारी बनिया बाभन पार्टी कभी हम किसानों और छोटी जात वालों की सगी नहीं होगी। ये मियाँ भाइयों से लड़ाने के लिए हमें काम में लेते हैं, खुद तो लड़ नहीं सकते, डरपोक हैं। मुझे अपने पिताजी की बातों में कांग्रेसी साजिश की बू आती थी। मुझे लगता था कि वे भी जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण की ओछी और घिनौनी राजनीति के एक मोहरे मात्र हैं। उनको राष्ट्रभक्ति का तनिक भी भान नहीं है। तो जैसा कि पहले ही बता दिया, और आजकल तो ये ट्रेंड है, सरकार के विरोध में यदि आप कुछ कहते हैं, उनकी नीतियों की निंदा करते हैं, तो आप सीधे सीधे देशद्रोही करार दे दिए जाते हैं। तो उस वक्त ये विचारधारा इतने खुल के सामने नहीं आती थी, लेकिन घरों में जो संघ तक पहुंचते थे उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि उनके अलावा बाकी सारे देशद्रोही हैं। वरना भला भारत माता की सेवा में लगे एक पवित्र और राष्ट्रवादी संगठन के खिलाफ वे ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। मैंने उनकी कभी भी इस मामले में बात नहीं मानी। पहली बार संघ की गणवेश पहनने से लेकर अयोध्या भाग जाने और अब जिला मुख्यालय से बुरी तरह पिट कर आने तक के हर मौके पर वे विरोध में ही बोल रहे थे। वैसे तो वो शुरू से ही मेरी शाखा में जाने के विरोधी थे। कभी कभार बहुत नाराज हो जाते तो मुझे और संघ दोनों को ढेर सारी गालियां देते। मुझे बुरा तो बहुत लगता, मन होता कि कह दूं, मुझे दे दो गालियां, पर संघ को क्यों देते हो। पर सच बताऊं तो कभी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई, सो मनी मन कुड़ता रहता था। शायद वे चाहते थे कि या तो मैं पढ़ूं या खेतों में के काम में मदद करूं, और मैं सोचता था कि मैं और खेतों में काम। मैं संघ जैसे महान संगठन का स्वयं सेवक, राष्ट्र निर्माण में निमग्न, और वे चाहते हैं कि मैं मानव निर्माण के इस कारखाने को छोड़कर उनके साथ भेड़ें चराऊं। मैं प्रचारक बनने की क्षमता रखने वाला इंसान चरवाहा बन जाऊं? नहीं, कदापि नहीं। ये कभी भी नहीं होगा। मैंने ठान लिया था कि संघ कार्य जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ूंगा। परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने कहा था कि संघ का कोई भी स्वयं सेवक होता था, नहीं होता। वह काम करे या नहीं करे, सदैव ही स्वयं सेवक बना रहता है। इसीलिए मैं तो स्वयं सेवक बना रहूंगा और सक्रिय भी रहूंगा। पिताजी और घरवाले कुछ भी सोचे या कहें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी उन जैसे कांग्रेसियों को कभी भी संघ का ईश्वरीय काम समझ में न आया तो और न ही आएगा। हम पिता पुत्र के बीच का रिश्ता भी कांग्रेस संघ के बीच के रिश्ते जैसा रूप लेता जा रहा था। उनका टोकना और चेताना जारी था, और मेरी भी उनकी बात नहीं मानने और अधिकाधिक संघ कार्य में जुटे रहने की जिद जारी थी। टॉपिक 23, जब मेरे गांव आई अस्थि कलश यात्रा। अयोध्या में कार्य सेवकों और भीलवाड़ा में मारे गए दोनों हिंदू युवाओं को हुतात्मा यानी कि शहीद आत्मा घोषित किया जा चुका था। अब उनकी और राम जन्मभूमि अयोध्या में मारे गए कार सेवकों की हड्डियों की कलश यात्रा गांव गांव घुमाई जा रही थी। तो इस चीज को पढ़कर अनायास ही अटल जी की जो कलश यात्रा थी वो याद हो जाती है। उस वक्त मुझे लगा कि ये ड्रामा शायद इसी वक्त का है, लेकिन नहीं। ये आत्मकथा पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि हर चीज को ये लोग एनकैश करना चाहते हैं, प्रतीकों के तौर पर उनको भुनाना चाहते हैं राजनीति में। साधु संत, संघ विहिप के पदाधिकारीगण और नौजवान स्वयंसेवक इस यात्रा में साथ चल रहे थे। गांव गांव घूमते हुए यह राम भक्तों की अस्थि कलश यात्रा मेरे गांव भी आ पहुंची। रात के करीब 9 बजे मेरे गांव पहुंचने पर यात्रा का हमने भव्य स्वागत किया। हम युवाओं ने अपनी बस्ती को फूल पत्तियों की बंधनवार से सजाया। ढोल, थाली, मांदल और शंख बजाते हुए, नाचते गाते हुए हमने यात्रा को न भूतो न भविष्यति सत्कार किया। सभा हुई। अयोध्या के राम जन्मस्थल पर मुलायम सिंह सरकार की पुलिस द्वारा की गई बर्बरता पर एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया और बाद में संतों और अन्य हिंदू नेताओं
ने भीलवाड़ा में हुए पुलिसिया अत्याचार का बेहद मार्मिक वर्णन किया। तो कितनी जल्दी ये लोग फिल्म बना लेते हैं, और जो लोग सोचते हैं कि फिल्म्स का इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर नहीं पड़ता, वो इस बात को संज्ञान में लें कि फिल्में भी इम्पैक्ट डालने में बहुत माहिर होती हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो कश्मीर फाइल्स हाल फिलहाल आई फिल्म है। कैसे उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, इस तरह किसी को उनके घरों से उजाड़ देना कोई सही बात नहीं है। लेकिन उन्हें दोबारा कभी स्थापित होने में मदद करने के लिए सरकारों ने कोई पहल करी? यहाँ तक कि भाजपा सरकार ने भी कभी कोई पहल नहीं करी। कश्मीर फाइल्स बना देने के बाद क्या कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हो गया दोबारा सफलतापूर्वक? नहीं ना। तो फिल्में बनाई जाती हैं सिर्फ एजेंडा को फिक्स करने के लिए। ये लड़ाई कितने लेवल पर लड़ी जाती है, इस आत्मकथा के जरिए हमें ये सारी बातें भी पता चल रही हैं। हालांकि उस दिन हुए उपद्रव के दौरान इनमें से एक भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची थी, लेकिन ऐसा आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया था कि मौजूद लोगों की आंखें भर आईं। हालांकि मैं खुद भीलवाड़ा में पुलिस जुल्म का शिकार हुआ था, लेकिन इतने मार्मिक अंदाज में तो मैं भी बात को नहीं रख सकता था। तो बातों के शेर हैं ये लोग। जितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने रखा जो वहां उस रोज मौजूद ही नहीं थे। शायद यही ट्रेनिंग है जो संघ से हमें मिलती है। विद्वान लोग जल्दी ही सीख जाते हैं। वैसे भी इस देश में भूख पर भाषण भूखे इंसान से ज्यादा अच्छा वे लोग देते हैं जिनका पेट भरा होता है। यहां भी वही हो रहा था। हृदय को छू देने वाला भाषण। हिंदुवह सौदरा सर्वे यानी कि हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लग गए। हिंदू समाज में फैली असमानता की सामाजिक विकृति पर जमकर प्रहार किया गया। हिंदू एकता और संगठित रहने पर बल देते हुए तथा वंचित समुदायों के समाजनों को गले लगाने के आह्वान के साथ सभा का समापन हुआ। हमारी दलित बस्ती में एक पहली सफल सभा थी संघ की। ये सभा की समाप्ति पर मैंने सब लोगों से अपने घर भोजन करने का आग्रह किया। हमने अपने घर खीर पूरी का भोजन सबके लिए तैयार किया था। जब खाना बन रहा था तब भी आदतन पिताजी ने टोका टाकी की ही थी कि क्यों खाने का सामान खराब कर रहे हो, ये लोग यहाँ नहीं खाने वाले, पाखंडी हैं सब, बोलते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। इनके अंदर हमारे लिए जहर भरा हुआ है। मैं जल भुन गया। पहली बार मैंने अपनी तमाम ताकत बटोरकर आखिर प्रतिवाद कर ही दिया। आप क्या जानते हैं संघ के बारे में? मैं 5 साल से उनके साथ हूँ, उनके जिला कार्यालय का प्रमुख हूँ। कितने ही स्वयं सेवकों के घर जाकर मैंने खाना खाया है। हमारे संघ में आपके गांव की तरह छुआछात और जाति भेदभाव नहीं चलता है। तो यहाँ पर सफेद झूठ बोल रहे हैं, जबकि पहले वो बता चुके हैं कि घर में जिस घर में खाना खाने जाते थे उस घर में जब पता चल जाए कि वे निम्न जाति के हैं तो लोगों का व्यवहार बदल जाता था। लेकिन क्योंकि संघ की भक्ति इतनी परवान चढ़ी हुई है कि झूठ भी बोलने को ये तैयार हैं। इस समय भंवर में एक वंशी जी, यह सब कांग्रेस की देन है। पिताजी बोले, बेटा कांग्रेस तो हम छोटी कौमों के लिए माँ का पेट है, तुम इसे कभी नहीं समझोगे। अच्छी बात है, अगर तुम्हारी संस्था में सब जातियां बराबर हो गई हैं तो खाना बनवाओ, मुझे भी उन्हें खिलाकर खुशी होगी। हम बाप बेटे के बीच में इस प्रकार का युद्ध विराम हुआ। मैं भी राजी और वे भी नाराज नहीं। खाना तैयार था और अब खाने वाले भी तैयार होने वाले थे। मैं बेहद प्रसन्नता और विजयी मुद्रा में भाग भाग कर काम कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली और आखिरी बार शायद इस अस्थि कलश यात्रा के सामने उसी दिन नृत्य किया और गीत भी गाए। आज भी सभा का संचालन भी मैंने ही किया था। मेरे उत्साह और हर्ष की कोई सीमा नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मेरे घर राम भक्त नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री राम पधार गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे शबरी के बेर खाने उसकी झोपड़ी चले गए थे राम जी। मैं मन ही मन इसलिए खुश था कि आज अपने कांग्रेसी पिता को मैं गलत साबित करने जा रहा था। मैंने उनके प्रभुत्व वाले कांग्रेसी गांव में हिंदुत्व का झंडा गाड़ दिया था। आज की इस श्रद्धांजलि सभा का सफल आयोजन हिंदू राष्ट्र की स्थापना की दिशा में बढ़ता हुआ सफल कदम था। मैंने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आज ही 2 स्टिकर लगाए थे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं और बड़े भाग्य से हम हिंदू हैं।
तो यहाँ पर मुझे रतन जी की कही हुई बात याद आती है कि कभी भी इन लोगों को अपने घर मत खिलाओ, इनके घर जाकर खाओ। तो संभवतः प्रचार का ये जो तरीका है हम लोगों को नहीं मालूम कि घर घर जाकर भोजन करने का। उनके सोफे पे बैठो, उनका टॉयलेट जरूर इस्तेमाल करो। टॉपिक 24, बंधु खाना पैक कर दो। मैंने अस्थि कलश यात्रा में शामिल यात्रियों से भोजन करने को जैसे ही आग्रह किया, वे थोड़ा सा झिझके। मुझे सेवा भारती के तत्कालीन जिला प्रमुख नंदलाल और संघ के एक पदाधिकारी तुरंत एक तरफ लेकर गए। बहुत ही प्यार से उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे द्वारा किए गए इस शानदार आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। मेरे काम को देर तक सराहने और मेरी संघ और राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर अतीव प्रसन्नता जाहिर करने के बाद वे अत्यंत ही धीमी आवाज में बोले, बंधु आप तो हमारे समाज की विषमता से परिचित ही हैं। संघ के सारे प्रयासों के बाद भी अभी तक हिंदू समाज समरस नहीं हो सका। हम तो आप जब भी चाहोगे तब आपके साथ आपके घर में बैठकर एक ही थाली में खाना खा लेंगे, पर आज हमारे साथ साधु संत और अन्य लोग भी हैं। वे ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने उन्हें बिना बताए किसी वंचित समुदाय के घर का खाना खिला दिया है। वे नाराज होकर यात्रा छोड़कर वापस चले जाएंगे। मैं ये सुनकर सन्न रह गया। मुझे काटो तो भी उस वक्त खून नहीं निकले। मैं स्तब्ध था। मेरे मस्तिष्क में विचारों की कई आंधियां एक साथ चल रही थी। मेरी जबान पर कोई शब्द ही नहीं आ रहे थे जिससे मैं उन्हें अपनी परिस्थिति बता पाता। न मैं कुछ बोल पा रहा था और ना ही उनके द्वारा दिए जा रहे तर्कों को सुन पा रहा था, लेकिन उनके आखिरी वाक्य मुझे आज तक याद रह गए हैं। आप ऐसा करो कि खाना पैक करके गाड़ी में रखवा दो। अगले गांव में कार्यक्रम के बाद सबको बैठाकर खिला देंगे। मतलब साफ था कि वे बिना ये बताए कि ये मुझ दलित स्वयं सेवक के घर का खाना है, इसे चुपचाप सबको अगले गांव में खिला देंगे। मेरी स्थिति उस वक्त बड़ी विचित्र हो गई थी। मैं अपने ही घर में हार महसूस कर रहा था। बिना कुछ किए ही मेरे पिताजी जीतते हुए लग रहे थे। मैं उलझन में था कि पिताजी के सवालों का क्या जवाब दूंगा कि क्यों नहीं खाना खाया उन लोगों ने। फिर भी दिल कड़ा करके मैंने खाना पैक करवाना शुरू किया। घर वालों ने कारण पूछा तो मैंने कह दिया कि अगले गांव भगवानपुर में एक और कार्यक्रम है, पहले ही बहुत देर हो गई है, इसलिए वहीं जाकर खाएंगे। जैसे तैसे ये कहकर मैंने उस वक्त तो अपना पिंड छुड़वा लिया, पर मन का उत्साह जाता रहा। जाति से हीन होने का भाव हावी होने लगा। बार बार यही सोच उभर कर आने लगी थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। संघ के लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। संघ में तो जातिवाद नहीं है, छुआछात भी नहीं मानते। वे तो सब हिंदुओं को बराबर मानते हैं, समग्र हिंदू समाज की बात करते हैं। फिर ये कैसा दोगला व्यवहार। मेरे मन में सवाल उभरा कि मैं एक अनुशासित स्वयं सेवक, जुनूनी कार सेवक, जिला कार्यालय प्रमुख, अगर मेरे साथ ही ऐसा छुआछात तो मेरे अन्य सामाजिक बंधुओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा होगा। उस दिन पहली बार मैंने एक हिंदू से परे हटकर सिर्फ निम्न जाति व्यक्ति के नजरिए से सोचना शुरू किया। मैं जितना सोचता था उतना ही उलझता जाता था। यही बात तो है कि वो रात मेरे जीवन की सबसे लंबी रात थी। बीतने का नाम ही नहीं लेती थी। आंखों ही आंखों में गुजरी वो रात। मुझे क्या मालूम कि कल का सूरज तो और भी भयंकर उदित होने वाला था। उसकी तो शायद मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो विचारों का संक्रमण यहाँ पर तेज हो गया उनका। अब संघ की विचारधारा से मुक्त होने का शायद वे सोचने लगे होंगे। तो यहाँ पर ये बात जो है वंचित समुदाय के लोगों को समझनी चाहिए कि यदि हिंदू राष्ट्र बना तो हिंदुत्व को मानने वाले लोगों या ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आप लोगों की जरूरत तभी तक है जब तक हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं हो जाता। उसके बाद तो वर्ण व्यवस्था ही काम करेगी और आपकी तब शायद उन्हें कोई जरूरत ना हो। तो ये सारी बातें हैं जिसको समझना चाहिए। और रही बात कांग्रेस और भाजपा की, जैसा कि इसमें भी भंवर मेघवंशी जी ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उनके साथ उनके पिताजी का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे संघ और कांग्रेस का। तो यहां पर एक चीज है, एक रेफरेंस है जो मैं आपको देना चाहूंगी
ट्विटर पर एक पेज है इंडियन हिस्ट्री पिक्स करके, इंडियन हिस्ट्री पिक्स, पिक्चर्स का शॉर्ट फॉर्म पिक्स। और वहां पर आप देख सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी उठाई गई थी, लेकिन बाकायदा नेहरू ने इस बात को कहा था कि यदि हिंदू राष्ट्र बना तो वे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और आप इस उनके स्टेटमेंट को न्यूज़पेपर कटिंग्स के साथ वहां पर देख सकते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और यदि आप चाहेंगे कि ये कब की पिक है तो मैं डेट भी देखकर ट्विटर से बता दूंगी। वैसे तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं। काफ़ी नीचे जाने के बाद 2 लेटर्स आपको मिलेंगे। एक तो जब दिल्ली में दंगे हुए थे नेहरू काल के दौरान, तो तब उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेटर लिखा था। आज़ादी के आसपास का टाइम है ये, या तो पहले का होगा या बाद का। तो उन्होंने ये मांग करी थी कि जल्द से जल्द दंगे जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए, और जो मस्जिद का नुकसान किया गया है दिल्ली के अंदर उसको दोबारा बनवाना चाहिए हमें। तो ये दोनों ही लेटर और ये स्टेटमेंट पंडित नेहरू की आप वहाँ इंडियन हिस्ट्री पिक्स ट्विटर पेज के जरिए देख सकते हैं। टॉपिक 25, और उन्होंने खाना फेंक दिया। अगला दिन मेरे लिए कयामत के दिन जैसा था। कत्ल की रात अभी बीती ही थी कि सुबह का भयावह सूरज अपनी तेज किरणों के साथ उपस्थित था। मेरे साथी स्वयं सेवक पुरुषोत्तम क्षत्रिय अस्थि कलश यात्रा के साथ ही चल रहे थे। सुबह ही सुबह घर आ पहुंचे। वो मेरे अंबेडकर छात्रावास के दिनों के पड़ोसी भी थे। कवि होने के नाते अच्छे दोस्त थे। हम लोग आजाद नगर शाखा में साथ साथ जाते थे, हर बात एक दूसरे को साझा करते थे। गहरी मित्रता थी। वे सुबह खीर की केतली लेकर लौटे थे। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वह अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। उनके द्वारा दी जा रही सूचना मेरे दिमाग पर हथौड़े मारने जैसी थी। पुरुषोत्तम जी ने बताया कि आपके यहाँ से ले जाई गई खीर पूरी भगवानपुरा मोड़ पर सड़क के किनारे फेंक दी गई, और रात को खाना किन्हीं राम स्वरूप शर्मा जी वैद्य के यहाँ बनवाकर देर रात तक खाया गया। मुझे कहा गया कि मैं आपको ये बात नहीं बताऊं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। आपके खाने को खाया ही नहीं गया बल्कि फेंक दिया गया। मैंने पुरुषोत्तम जी से साफ कहा कि कुछ भी हो, लेकिन संघ के स्वयंसेवक इतने जातिवादी और निकृष्ट नहीं हो सकते हैं। आप मजाक करने के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि यकीन नहीं होता तो चल कर देख लो, कुछ ना कुछ तो अवशेष वहां मिल ही जाएगा। हम दोनों साइकिल पर सवार हुए और भगवानपुरा मोड़ पर पहुंचे। जाकर देखा पुरुषोत्तम जी सही साबित हुए। वाकई मेरे घर से गया खाना सड़क किनारे बिखरा हुआ था, जिसे चीले, कौवे, कुत्ते, चींटियां बिना किसी भेदभाव के लगभग चट कर चुके थे। तो कहने का मतलब काफी अच्छा व्यंग्य भंवर मेघवंशी जी ने किया है कि मनुष्य जो है, जो जात पात मानता है, वे इन जानवरों से भी गया बीता है। यह देखना मेरी बर्दाश्त करने की सीमा के बाहर था। उस शाम अस्थि कलश यात्रा ब्राह्मणों की ससेरी पहुंचने वाली थी। मैंने वहां जाकर खुलकर बात करने का निश्चय कर लिया। अब बहुत हो चुका था। निर्णायक जंग का वक्त आ पहुंचा था। लड़ाई शुरू हो गई थी, सिर्फ घोषणा बाकी थी। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं। आज के एपिसोड में एक पूरा संक्रमण का दौर डिस्कस किया गया है, जिसमें किस तरीके से संघ की विचारधारा से धीरे 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 भंवर मेघवंशी जी की मुक्ति यात्रा शुरू हुई थी। तो अगले एपिसोड में हम इसके आगे और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई उनके दलित होने के कारण। उन एपिसोड्स को देखना मिस मत करिएगा आगे के। इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ, लेकिन आप अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।